वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 36 और रिएक्शन मैकेनिज्म का लेक्चर 16 है। हम पढ़ रहे हैं लगातार जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसके अंदर सारे कंसेप्ट। इसके प्रीवियस 2 लेक्चर से हमने स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक रिएक्शन और उनकी मैकेनिज्म। तो 4 टाइप की आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन मैंने आपको बताई थी, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट। उसमें हमने स्टार्ट कर रखा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पहली रिएक्शन, जिसकी पहली जो रिएक्शन है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन भी कितने टाइप की थी, 3 टाइप की आपको बताया मैंने, न्यूक्लियोफिलिक, फ्री रेडिकल और इलेक्ट्रोफिलिक। जहाँ पर हमने न्यूक्लियोफिलिक को कम्प्लीटली समझ लिया है। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, यानी कि मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ। अब मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, जैसा कि डेफिनेशन की बात करें तो जब किसी सबस्ट्रेट से किसी समूह का मुक्त मूलक के रूप में रिएजेंट के मुक्त मूलक के द्वारा डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापित होता है, तो उसको कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, यानी कि SR, सब्स्टिट्यूशन बाई रेडिकल, SR रिएक्शन कहा जाता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन कि वे प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, रिएक्शंस जिनमें सबस्ट्रेट के किसी तत्व या समूह का मुक्त मूलक द्वारा विस्थापन होता है और प्रोडक्ट मिलता है। आप एक सिंपल सी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि CH4 + Br2 प्रेजेंस ऑफ लाइट CH3 Br + HBr। इस रिएक्शन को आप नोट करें, देखें यहाँ पर एल्केन से हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट हुआ है ब्रोमीन के द्वारा, यानी कि ब्रोमीन फ्री रेडिकल के रूप में होमोलाइटिक फ्यूजन हुआ और ये रिजल्ट प्राप्त होता है। तो ये इस तरह की अभिक्रिया आपकी क्या कहलाती है, सब्स्टिट्यूशन। कौन सी, फ्री रेडिकल। ओके, अब सबसे पहले बात करें कि इस प्रकार की रिएक्शन कहाँ दी जाती है, किन कंपाउंड्स के द्वारा दी जाती है। तो कुछ कंडीशंस हैं कि जब ये कंडीशन होगी तो ये रिएक्शनें आपकी संपन्न होगी। अब कंडीशंस क्या है, पहली चीज़ कि आपका जो कंपाउंड है, यानी कि जो सबस्ट्रेट है, वो क्या होना चाहिए, सैचुरेटेड हो, जनरली संतृप्त हो, यानी कि ये सिग्मा बॉन्ड द्वारा दी जाएगी। सेकंड चीज़ है कि यहाँ पर आपका सबस्ट्रेट क्या हो, नॉन पोलर बॉन्डिंग रखता हो, यानी कि अध्रुवीय बंध हो, नॉन पोलर हो, जैसे कि आपका एल्केन। तो इनके द्वारा जनरली अभिक्रिया दी जाएगी। तीसरी कंडीशन है रिएजेंट भी आपका क्या हो, नॉन पोलर हो, जो इससे क्रिया कर रहा है वो भी क्या होना चाहिए, नॉन पोलर होना चाहिए। ओके, अब उसके बाद एक चीज़ और है कि ये बच्चों जो रिएक्शन है वो आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है ना। यहाँ पर उसको ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर इस जगह पर आपका प्रकाश की प्रेजेंस हो, फोटोन यानी कि लाइट की, उच्च तापीय अभिक्रिया हो, थर्मल हो, या पराक्साइड प्रेजेंट हो, नॉन पोलर मीडियम, या और आपका CCl4 है, कार्बन डाइसल्फाइड है, इस तरह की प्रेजेंस होने पर ही आपकी फ्री रेडिकल रिएक्शन होने वाली है। क्लियर है बच्चों। तो ये उसकी जनरल कंडीशन है कि मुक्त मूलक प्रतिस्थापन किनके द्वारा दी जाएगी, तो सैचुरेटेड कंपाउंड हो जिनमें कि नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड आपका क्या हो, नॉन पोलर हो, जैसे CH के बीच है, CC के बीच में है, तो वहाँ पर ये अभिक्रिया होगी। इसके अलावा आपका रिएजेंट जो उससे रिएक्ट करने वाला है वो भी क्या होना चाहिए, नॉन पोलर हो, जैसे कि आपका सबस्ट्रेट तो हो गया आपका एल्केन। रिएजेंट की बात करें तो जिस प्रकार से आपका किस तरह से Cl2 हो गया, Br2 हो गया, इस तरह से जो कि नॉन पोलर यानी कि सिग्मा बॉन्ड रखते हो, और आपका प्रकाश की उपस्थिति होनी चाहिए, ठीक है, नॉन पोलर मीडियम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। तो ये कंडीशन होने पर आपकी रिएक्शन किसके द्वारा होगी, किस मैकेनिज्म के द्वारा होगी, फ्री रेडिकल के द्वारा। अब बात करते हैं फ्री रेडिकल जो आपका सब्स्टिट्यूशन है इसकी मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म को देखने के लिए हम इसी एग्जाम्पल को लेने वाले हैं, मेथेन का हेलोजिनेशन करवा रहे हैं हम। ओके, तो बिठा दो इसको। अब मैकेनिज्म ऑफ SR रिएक्शन,
मैकेनिज्म ऑफ SR, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन की क्रियाविधि। इसके लिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, हेलोजनीकरण है, हेलोजिनेशन ऑफ मेथेन या एल्केन, कोई भी ले जा सकती है। रिएक्शन आपकी ये होगी, CH4 मेथेन का ले रहा हूँ मैं, प्लस Br2 लाइट की प्रेजेंस है, फोटोन की प्रेजेंस है, और CH3Br प्लस BrHBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और मेथिल ब्रोमाइड। अब बच्चों इस रिएक्शन की बात करेंगे, काफ़ी डीपली करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं वो कई तरीके से होते हैं। जैसे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में, लार्जेस्ट आपका जो प्रोडक्ट है वो कौन होगा, ठीक है, इसके अलावा रिएक्टिविटी क्या होगी, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। तो बच्चों ये जो अभिक्रिया है आपकी, रिएक्शन जो है ये एक चेन रिएक्शन होती है, पहली चीज़ ये ध्यान रखें। चेन रिएक्शन का मतलब श्रृंखला में चलती है, लगातार स्टेप टू स्टेप लगातार चलती जाती है। और जब चलती जाती है तो इस रिएक्शन के हम जनरली 3 स्टेप बनाते हैं। पहला स्टेप जो होता है वो होता है श्रृंखला का प्रारंभ पद, यानी कि इनिशियल स्टेप। सेकंड प्रोपगेशन स्टेप, यानी कि श्रृंखला का संचरण पद, जहाँ पर लगातार मुक्त मूलक होंगे। और फिर टर्मिनेशन आपका लास्ट होगा, जहाँ पर आपके सारे मुक्त मूलक मिलकर रिजल्ट दे देते हैं। तो 3 स्टेप होगा, ठीक है ना। अब आप इस स्टेप को देखें, स्टेप स्टार्ट कहाँ से होती है, तो स्टेप आपकी लाइट के द्वारा स्टार्ट होगी यहाँ पर। तो स्टेप फर्स्ट, 3 स्टेप है। स्टेप फर्स्ट क्या है, इनिशियल स्टेप, इनिशियल स्टेप प्रारंभ पद। इसमें आपका फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। Br2, Br और Br के बीच में जो आपका सिग्मा बॉन्ड है ये क्या है, नॉन पोलर बॉन्ड है, ठीक है ना। और जब लाइट की प्रेजेंस से, यानी कि यहाँ पर ये कौन सा स्टेप हो गया, एंडोथर्मिक, उष्माशोषी है। तो एंडोथर्मिक स्टेप होगी, और यहाँ पर अब इस ऊर्जा के द्वारा इस बॉन्ड को अपनी ऊर्जा मिलेगी, और जब इसका टूटना होगा तो कौन सा होगा, होमोलाइटिक। किस तरह से होगा, समांश, होमोलाइटिक फिजन होता है। और एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर करते हैं, और आपको क्या मिल जाता है, Br फ्री रेडिकल, Br फ्री रेडिकल। एक चीज़ ध्यान रखिए बच्चों, कई बार क्वेश्चन आता है कि आपको 4 ऑप्शन में कोई स्टेप दे रखी होती है और आपको पता लगाना होता है कि इनिशियल है या प्रोपोगेशन है या टर्मिनेशन स्टेप है, कौन सी स्टेप है ये। तो यहाँ पर एक ध्यान रखिए कि इनिशियल स्टेप की क्या पहचान होती है, प्रोडक्ट में आपको सारे ही फ्री रेडिकल मिलेंगे, जैसे ये भी फ्री रेडिकल और ये भी फ्री रेडिकल है। तो जब प्रोडक्ट में आपको केवल फ्री रेडिकल मिले तो वह आपकी कौन सी होगी, इनिशियल स्टेप मानी जाएगी। अब ये आपका जो Br है, इसको देखें, ये Br मुक्त मूलक यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन न्यून है और काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, रिएक्टिव होगा, ठीक है ना। इसको नेसेंट या नवजात कह सकते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, एक्टिव होगा। तो इसकी क्रियाशीलता बहुत ज़्यादा होगी, और क्रियाशीलता ज़्यादा होगी तो ये अब क्या करेगा, सेकंड स्टेप में, प्रोपोगेशन स्टेप जो है, संचरण पद, यानी कि स्टेप सेकंड, यहाँ पर ये मेथेन यानी कि एल्केन पर अटैक करेगा। मेथेन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, और चूंकि ये नॉन पोलर होने के कारण इसमें वापस होमोलाइटिक फिजन होगा, और आपको मिलेगा CH3 फ्री रेडिकल और HBr। अब CH3 फ्री रेडिकल है तो ये Br की तरह ये भी क्या हो गया, एक्टिव हो जाएगा, और जब ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो ये किसके साथ अटैक करेगा, वापस आप ही के उस रिएक्शन में मौजूद Br2 के साथ। तो हेलोजन के साथ वापस अटैक करेगा CH3 फ्री रेडिकल Br2, और ये Br2 होमोलाइटिक फिजन के द्वारा वापस टूटकर CH3Br और Br फ्री रेडिकल दे देगा। इस तरीके से ये लगातार रिएक्शन चलेगी। अब Br फ्री रेडिकल वापस CH4 पर अटैक कर सकता है, और जब अटैक करेगा तो ये इस तरह से CH3Br प्लस H मुक्त मूलक भी दे सकता है। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो प्रोपोगेशन स्टेप जब आप लिखते हैं तो इतनी स्टेप ही लिखनी है कि जो आपका प्रोडक्ट है, जैसे यहाँ पर CH3Br है तो ये 2 फ्री रेडिकल से मिला है, CH3 फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल से।
ये किससे बना है, तो H फ्री रेडिकल से और HBr फ्री रेडिकल से, यानी कि Br फ्री रेडिकल से। इसका मतलब आपको कितने फ्री रेडिकल यहाँ पर बनने चाहिए, एक तो CH3 फ्री रेडिकल चाहिए, एक Br फ्री रेडिकल चाहिए और एक H फ्री रेडिकल चाहिए। तो मैंने तीनों ही चीज़ बना दी है, ध्यान से समझें आप इसको। सबसे पहले आपका क्या हुआ, फ्री रेडिकल बना। फ्री रेडिकल ने एक्टिव होने के कारण, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या है, स्टेबल नहीं, अनस्टेबल है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होने से तुरंत क्रिया करता है, और मेथेन से क्रिया की और वहाँ पर इसका क्या किया इसने, तो दो तरीके के पॉसिबल है, CH3 फ्री रेडिकल और H फ्री रेडिकल। तो H फ्री रेडिकल Br के साथ चला गया तो HBr बन गया और CH3 आपका फ्री रेडिकल वहाँ पर बन गया है। फिर आपका CH3 फ्री रेडिकल वापस Br2 पर अटैक करेगा, अटैक करके Br फ्री रेडिकल दे देगा और आपका CH3 Br मिल जाएगा। ओके, और Br जो फ्री रेडिकल है वापस इस पर अटैक करके CH3 Br भी बना सकता है और HBr भी बना सकता है। तो सेकंड मैंने क्या लिखा, CH3 Br और H फ्री रेडिकल। ये आपका इस तरह से लगातार चलता जाएगा है। ओके, ये रिएक्शन जो आपकी होगी, ये रिएक्शन आपकी लगातार कंटिन्यू कई स्टेप तक चलती जाएगी। अब लास्ट आपका टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है, जैसे कि ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है, तो ये फ्री रेडिकल इस फ्री रेडिकल के साथ, ये फ्री रेडिकल इस फ्री रेडिकल के साथ आपका प्रोडक्ट दे देगा। इसके अलावा इसमें और प्रोडक्ट मिलने की संभावना होती है। Br के साथ अटैच होकर वापस Br2 बना सकता है, तो वापस चेन में आ जाएगा। CH3 फ्री रेडिकल CH3 फ्री रेडिकल के साथ जुड़कर एथेन भी बना सकता है। तो कौन सा यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट होगा, इसकी डिस्कस हम आगे करने वाले हैं। ओके, तो अब आपका थर्ड स्टेप, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं थर्ड स्टेप इसके बाद बता दूं, है ना, इसको मिटा सकूं ताकि मैं। ओके, ले लिया। चलो अब थर्ड स्टेप जो होगी यहाँ से चलेंगे हम। तो तीसरी स्टेप में क्या होगा, जो कि टर्मिनेशन स्टेप होगी, यानी कि समापन पद होगा इस अभिक्रिया का। तो टर्मिनेशन स्टेप, स्टेप थर्ड है, सारे ही फ्री रेडिकल क्या होंगे, CH3 फ्री रेडिकल प्लस Br फ्री रेडिकल मिलकर क्या बना लेंगे, CH3Br। इसी तरह से H फ्री रेडिकल Br फ्री रेडिकल के साथ जुड़कर वापस क्या बना लेगा, HBr। इसके अलावा आपको प्रोडक्ट और मिल सकते हैं, CH3 फ्री रेडिकल, CH3 फ्री रेडिकल, और ये क्या बना लेगा आपका CH3CH3, और Br फ्री रेडिकल, Br फ्री रेडिकल के साथ क्या बना लेगा, Br2। ये आपके पॉसिबल जितने भी आपके हैं वो संभव है, बहुत ट्रेस मात्रा में मिल सकते हैं लेकिन मिक्सचर प्राप्त होता है। तो ये आपका H2 हो गया। लेकिन आपका मेन जो टर्मिनेशन है ये रहेगा, क्योंकि इन सभी फ्री रेडिकल में हैलोजन जो फ्री रेडिकल है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा। तो हैलोजन फ्री रेडिकल से बनने वाले कंपाउंड ही क्या होंगे, आपके मेजर प्रोडक्ट होंगे। तो CH3Br और HBr ये आपका मेजर प्रोडक्ट में मिलेगा और ये ट्रेस प्रोडक्ट मिल सकता है। ओके, तो ये आपकी मैकेनिज्म है किसकी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की। एक चीज़ मैं वापस बता दूं आपको कि इनिशियल स्टेप की आइडेंटिफिकेशन क्या थी, वहाँ पर प्रोडक्ट में केवल फ्री रेडिकल मिले थे। प्रोपोगेशन का पता कैसे लगेगा, वहाँ पर आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा जो कि स्टेबल होगा और एक फ्री रेडिकल मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखें आप, एक एक फ्री रेडिकल है और बाकी आपका कंपाउंड बना हुआ है। और जो टर्मिनेशन स्टेप है यानी कि समापन की पहचान क्या है, तो वहाँ पर आपको कोई फ्री रेडिकल नहीं मिलने वाला है, ये फ्री रेडिकल यहाँ नहीं है, केवल प्रोडक्ट मिला आपको। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखें आप, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं इस तरह से। समझ में आ गई चीज़ ये। चलो इसका लास्ट वाले का स्क्रीनशॉट भी आप ले लें। बच्चों यही फ्री रेडिकल रिएक्शन कंडीशन पर किस तरह से डिपेंड करती है, एल्केन की क्वांटिटी पर और हेलोजन की क्वांटिटी पर डिपेंड करेगी है। जैसे कि उसी रिएक्शन जो मैंने अब आपको मैकेनिज्म बताई थी, अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ CH4Br2 और लाइट की प्रेजेंस है, और यहाँ पर मैंने लिखा है CH4 एक्सिस में है, अधिक में है, ठीक है, और ये आपकी लिमिट है। तो यहाँ का रिजल्ट आपको मोनोहेलाइड मिलेगा, CH3Br प्लस HBr। और अगर इसी चीज़ को मैं अपोजिट कर देता हूँ, CH4 लिमिट में है और Br2 यानी कि आपका जो हेलोजन है वो एक्सिस में है, अधिक में है, तो यहाँ का रिजल्ट आपको ये मिलने वाला है CBr4 टेट्राब्रोमोमेथेन प्लस 4HBr। तो यहाँ पर दोनों चीज़ पर डिपेंड करने वाली है। अगर आप इसको अधिक में लेते हैं एल्केन को और हेलोजन लिमिट में है, तो वहाँ पर आपका मोनोहेलाइड मिलने वाला है।
और यदि आपका हेलोजन एक्सिस में होता है तो वहाँ पर सारे ही हाइड्रोजन जो होंगे एल्केन के वो डिस्प्लेस होंगे हेलोजन के द्वारा और पॉलीहेलाइड आपको मिलेगा, यानी कि पॉलीहेलो एल्केन मिलने वाला है। क्लियर? अब इसकी मैकेनिज्म मैंने आपको बता दी है। अब सेकंड मैकेनिज्म को देखते हैं कि ये किस तरह से होती है। तो बच्चों सिमिलर रिएक्शन है, ठीक है, लेकिन मैंने कहा ना चेन रिएक्शन है तो फ्री रेडिकल मिलने की संभावना हेलोजन के ज़्यादा होने पर हाइड्रोजन का विस्थापन ज़्यादा होगा और रिजल्ट ये मिलेगा। तो चेक करते हैं इसकी मैकेनिज्म को, ठीक है ना। चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ। फर्स्ट वाले की मैकेनिज्म मैंने आपको बता दी है। अब सेकंड वाले की मैकेनिज्म को चेक करते हैं कि ये किस तरह से होगी। अब सेकंड की रिएक्शन मैंने आपको बताई थी कि जब आपका हेलोजन एक्सिस में हो। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ वापस वही CH4Cl2, ये आपका क्या है एक्सिस में है और ये लिमिट्स है, ठीक है। ये कम मात्रा में लिया गया और ये आपका अधिक में है और रिएक्शन वही आपकी कहाँ करवाई जा रही है, प्रकाश की प्रेजेंस में CCl4 + 4HCl और यहाँ पर आपका लिख दिया मैंने 4। क्लियर? अब यहाँ पर भी आपकी मैकेनिज्म जो होगी स्टेप फर्स्ट जो होगी, इनिशियल स्टेप इसको कहेंगे। तो इनिशियल स्टेप में आपका Cl2 होमोलाइटिक फिजन द्वारा फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर लेगा, स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड में प्रोपगेशन जब होगा तो स्टेप सेकंड प्रोपगेशन स्टेप, ये आपका एक्टिव फ्री रेडिकल एल्केन से रिएक्ट करेगा और एल्केन का होमोलाइटिक फिजन होगा और क्या मिलेगा आपको CH3 फ्री रेडिकल प्लस HCl। CH3 फ्री रेडिकल वापस Cl2 से रिएक्ट करेगा और क्या करेगा CH3Cl + Cl फ्री रेडिकल। अब बच्चों यहाँ पर Cl फ्री रेडिकल वापस एक्सिस में होने के कारण CH3Cl + फ्री रेडिकल और ये आपको क्या देगा CH2Cl फ्री रेडिकल + HCl। यहाँ पर ये आपका H यहाँ से जैसे आपका ये CH2 है और ये आपका H है CH3 में, तो यहाँ से होमोलाइटिक फिजन हुआ और ये फ्री रेडिकल। अब इस फ्री रेडिकल वापस एक्टिव होने के कारण ये क्या करेगा CH2 मैथिलीन जो फ्री रेडिकल है क्लोरोमेथिलीन, ये आपकी रिएक्ट किससे करेगा Cl2 से और यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा CH2Cl2 + Cl फ्री रेडिकल डाइक्लोरोमेथेन। अब वापस ये चेन रिएक्शन आपकी लगातार चलेगी तो CH2Cl2Cl फ्री रेडिकल और ये दे देगा आपका CHCl2 फ्री रेडिकल + HCl। इस फ्री रेडिकल से वापस क्लोरीन की रिएक्शन होगी तो CH2 फ्री रेडिकल + Cl2 और ये दे देगा आपको CHCl3 + HCl, सॉरी ये आपका फ्री रेडिकल कंप्लीट। ये क्लोरीन यहाँ ऐड हो गया और यहाँ से आपको एक क्लोरीन मुक्त मिला। अब ये रिएक्शन वापस आप जी कंटिन्यू कर सकते हैं हम, तो वापस ये CHCl3 + फ्री रेडिकल क्लोरीन और ये देगा आपको CCl3 फ्री रेडिकल + HCl और लास्ट आपका CCl3 फ्री रेडिकल + Cl2 से रिएक्ट करेगा और क्या दे देगा आपको CCl4 + Cl फ्री रेडिकल। कंटिन्यू। अब इस तरह से आपकी रिएक्शन चलेगी और जितने भी फ्री रेडिकल हैं इनके आपके उत्पाद संभव होंगे, किंतु यहाँ पर क्लोरीन मैंने बताया ना विद्युत ऋणी होने के कारण ये ज़्यादा एक्टिव होता है। तो इस तरह से आपका लगातार होगा और क्या मिलेगा आपको CCl4। अब टर्मिनेशन में आप बात करें, टर्मिनेशन सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं। CH3 के साथ जुड़ जाता है, CH2Cl के साथ जुड़ सकता है, CCl3 के साथ जुड़ सकता है। तो कई सारे प्रोडक्ट, अगर आपसे ज़्यादा संभव प्रोडक्ट कौन से होंगे पॉसिबल, तो सारे ही इन फ्री रेडिकल को अगर आप करें तो ये संभव प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये आपकी चेन रिएक्शन होती है जब आपका हेलोजन एक्सिस में हो। ओके बच्चों, चलो इसको उतार लो, मिटा दूँ। ओके, तो ये आपका दो तरह की रिएक्शन हो गई। एक आपका हेलोजन क्या था लिमिट में और एक बार हेलोजन क्या था एक्सिस में। जब हेलोजन लिमिट में हो तो आपको इस तरह से मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा और एक आपको मोनो
प्रोडक्ट मिलेगा, मोनो हेलो प्रोडक्ट जैसे यहाँ पर। और यदि आपका एक्सिस में है तो वहाँ पर सारे हाइड्रोजन चले जाएंगे। जैसे आपका एक रिएक्शन और लेते हैं, CH3 और इसकी आप रिएक्शन Cl2 से करवा रहे हो लाइट की प्रेजेंस में। यहाँ पर दो चीज़ें, ये आपकी लिमिट में है और सेकंड बार आपने क्या किया, Cl2 एक्सिस में लिया है। तो रिजल्ट क्या होगा इनका, मैंने कहा ना जब आपका लिमिट में होगा तो रिजल्ट आपका आएगा मोनोहेलाइड। तो CH3 CH2 Cl प्लस HCl और यहाँ पर आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, CCl3 प्लस 6HCl, ये आपके हो जाएंगे 6। क्लियर। इसको बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, सारे हेलोजन आ जाते हैं, इसको पर क्लोरो, तो इसका नाम क्या दिया जाएगा, पर क्लोरो एथेन। क्लियर। अब नेक्स्ट एग्जांपल, आपको जब यहाँ पर जो कार्बन थे, जैसे क्लोरीन यहाँ लाता है या यहाँ आता है तो एक ही प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन हाइड्रोजन की अगर पोजीशन अलग अलग है, ठीक है ना। एक एग्जांपल समझते हैं, तो टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट क्या होने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम मिलेगा। जैसे आप CH3 एथेन की क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपको मिलता है CH2Cl प्लस HCl, ये आपका क्लोरोएथेन है, चाहे हाइड्रोजन यहाँ से निकले चाहे यहाँ से निकले, ठीक है ना। ये आपका क्या है, एक्सिस में नहीं है, लिमिट में है, तो मोनो ये मिलेगा। लेकिन अगर यही रिएक्शन मैं आइसोप्रोपिल के साथ कराऊँ, सॉरी प्रोपेन के साथ, और अब आप क्लोरीन से रिएक्ट करें, तो यहाँ पर बच्चों देखें आप टाइप्स ऑफ कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन सेम है, क्योंकि इसके 3 हाइड्रोजन है और एक तरफ एथिल लगा हुआ है, इस पर भी 3 हाइड्रोजन है, एक तरफ एथिल लगा हुआ है, किंतु बीच वाला जो कार्बन देखें 2 हाइड्रोजन है और 2 मेथिल समूह है, यानी कि यहाँ पर टाइप्स ऑफ कार्बन कितने हो गए, 3 तरह के। ये दोनों आपके सेम है और ये अलग है। तो अगर आपका यहाँ से हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होता है तो रिजल्ट मिलेगा आपको नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल क्लोरोप्रोपेन। और अगर आपका हाइड्रोजन सेकंड वाले से निकलता है इस जगह से, तो रिजल्ट आपका चेंज हो जाएगा और रिजल्ट मिलेगा आपको CH3 CHCl CH3, 2 क्लोरोप्रोपेन प्राइमरी, और यहाँ पर क्या मिला आपको, सेकेंडरी। कहने का मतलब ये है कि सारी पॉसिबिलिटी होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब आपकी फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन हो तो। अब इसमें सबसे ज़्यादा बात की जाती है कि इल्ड, यानी कि आपकी प्राप्ति किसकी ज़्यादा होगी, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो बच्चों एक चीज़ देखें, आपने मैकेनिज्म देखिए, फ्री रेडिकल होगा। अगर यहाँ पर फ्री रेडिकल यहाँ से हाइड्रोजन जाता है, अगर इस जगह से आया इस जगह से हाइड्रोजन जा रहा है, तो आपका फ्री रेडिकल क्या मिल रहा है, CH2 ये प्राइमरी। और अगर यहाँ से जाता है तो आपका फ्री रेडिकल क्या मिल रहा है, सेकेंडरी। और आपको पता है कि फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन न्यून है, तो इस पर दो तरफ से इंडक्टिव इफेक्ट होने के कारण इसका इलेक्ट्रॉनिक घनत्व तो बढ़ जाता है। तो फ्री रेडिकल की आपको स्टेबिलिटी का पता है कि 1 डिग्री फ्री रेडिकल से 2 डिग्री और 2 डिग्री से 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू हाइपरकंजुगेशन और आपका इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के कारण। तो कहने का मतलब यहाँ पर इसकी संभावना ज़्यादा होगी क्योंकि स्टेबल फ्री रेडिकल है, इसीलिए यहाँ पर इस प्रोडक्ट की संभावना क्या होगी आपकी, ये मेजर प्रोडक्ट होगा और ये माइनर होगा। ठीक है। अब एक चीज़ और, एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर रिएक्शन करवाई इससे, और ये आपकी क्लोरीन से रिएक्शन है। अब यहाँ पर पॉसिबल प्रोडक्ट क्या होंगे, तो आप देखें ये 3 हाइड्रोजन के साथ है और आइसोब्यूटिल सेकेंडरी ब्यूटिल ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पर ये है आइसोब्यूटिल ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि ये दोनों कार्बन अलग अलग एटमॉस्फेयर में है। यहाँ पर आपका ग्रुप पूरा अलग है, 2 मेथिल और 1 एथिल समूह है। इधर आइसोप्रोपिल और मेथिल है, यानी कि यहाँ पर ये कार्बन और ये कार्बन सिमिलर है, बाकी ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, यानी कि चारों ही कार्बन पर अगर हाइड्रोजन निकलता है तो बनने वाले रिजल्ट अलग अलग होंगे। तो इसके पॉसिबल रिजल्ट क्या हो जाएंगे आपके, जैसे पहला यहाँ से गया तो CH3 CH CH3 CH2 CH2 और ये Cl फर्स्ट। सेकंड से CH3 CH CH3 CH Cl और CH3। फिर आपका थर्ड से, तो मैं इसी के साथ लिख रहा हूँ थर्ड, CH3 Cl, ओके, वहाँ से हाइड्रोजन गया, CH3 CH2 CH3।
और लास्ट CH2, यहाँ पर आपका क्लोरीन हो जाएगा, CH, CH3, CH2 और CH3। तो आपको कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? 4, क्योंकि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कार्बन यहाँ पर कितने हैं? 4 तरह की पोजीशन पे हैं। ओके, ये आपका, अब आप समझें कि इसमें से मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो आप फ्री रेडिकल को देख लें, यहाँ पर फ्री रेडिकल प्राइमरी है। ओके, यहाँ से अगर हाइड्रोजन जाता है तो 1 डिग्री, यहाँ से जाता है तो 1 डिग्री, यहाँ से जाता है तो 1 डिग्री, यहाँ से जाता है 2 डिग्री और यहाँ से जाता है तो 3 डिग्री। तो इस रिएक्शन में फ्री रेडिकल रीअरेंज भी हो जाता है। क्यों? 1 डिग्री कम स्टेबल है तो ये 2 डिग्री में जाएगा, 2 डिग्री में अगर पॉसिबिलिटी तो कहाँ चला जाएगा? ये 3 डिग्री में। इसका मतलब सबसे स्टेबल कार्बोनियम आयन कौन सा है यहाँ पर? 3 डिग्री। तो सबसे मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर कौन सा मिलने वाला है? ये वाला आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। फिर सेकंड नंबर पर क्या होगा आपका? तो सेकेंडरी जो बना है वो होगा। अब इन दोनों की बात करते हैं, इन दोनों में से ज़्यादा कौन होगा। तो बच्चों यहाँ देखें और इसको देखें, यहाँ पर आपका जो ग्रुप लगा है वो ये समूह है। इस जगह पर पॉजिटिव आता है तो यहाँ से आपको इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन मिलेगा, जबकि यहाँ पर जो समूह है इस पर ज़्यादा एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये आपका नंबर 1 प्रोडक्ट होगा, ये नंबर 2 होगा, ये नंबर 3 होगा और ये नंबर 4 पर आपको मिलेगी एलिमेंट। क्लियर है? चलो इसको नोट करें और एग्जाम्पल देखते हैं। मिटा दूँ? इस एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है। और इसकी रिएक्शन अपन Cl2 से करा रहे हैं, वो लाइट की प्रेजेंस में। अब इसके रिजल्ट क्या क्या मिलने वाले हैं? सभी जगह पर यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर H2 है, H2 है, H2 है, H2 है। अब टाइप्स ऑफ कितने हो गए? तो एक प्रकार तो ये हो गया, सेकंड टाइप का ये एक प्रकार का हो गया, ये 2 प्रकार का, क्योंकि एक तरफ से CH3 समूह लगा हुआ और 2 तरफ से आपके CH2 समूह लगे हुए। इसकी बात करें और इसकी बात करें तो इसके कार्बन में 2 हाइड्रोजन और ये ग्रुप है, इसके कार्बन 2 हाइड्रोजन और मेथिल समूह, यानी कि ये दोनों सेम है 3। उसके बाद ये दोनों सेम है और ये अलग है, तो ये 4 टाइप हो गए, 5 टाइप। तो कुल इसमें कितने मिलने वाले हैं? एक यहाँ से जाए तो पूरा अलग रिजल्ट होगा, यहाँ से जाता तो ये टाइप्स ऑफ कार्बन अलग है, क्योंकि एक तरफ CH3 और 2 तरफ CH2 समूह लगे हुए हैं। यहाँ पर देखते थे एक तरफ CH2 है, एक तरफ CH2 जिसके साथ CH3 है, यहाँ पर भी सेम है, CH2 और CH3 है। तो ये दोनों सिमिलर स्टेज पर है, ये दोनों सिमिलर स्टेज पर और ये अलग स्टेज पर है। तो यहाँ पर 3 प्रोडक्ट तो रिंग पर है और एक यहाँ पर है। तो आपके रिजल्ट क्या हो जाएंगे? तो रिजल्ट हो जाएगा इसका CH3, यहाँ पर आपका CH2 हो गया Cl और बाकी आपका Ag रह जाएगा। ओके, सेकंड रिजल्ट आपका क्या मिलेगा? CH3 और यहाँ पर आपका Cl। थर्ड रिजल्ट क्या मिलने वाला है? ये Cl। और फोर्थ रिजल्ट क्या मिलने वाला है? यहाँ पर Cl। और फिफ्थ रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? ये Cl। तो ये आपके रिजल्ट होंगे। अब इसमें सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी किसकी होगी? तो बच्चों यहाँ पर आप देखें तो प्राइमरी फ्री रेडिकल मिलेगा, यहाँ पर आपको सेकेंडरी फ्री रेडिकल मिलेगा, यहाँ पर आपको सेकेंडरी फ्री रेडिकल मिलेगा, यहाँ पर आपको सेकेंडरी फ्री रेडिकल मिलेगा, यहाँ पर आपको टर्सरी मिलेगा। तो ये आपका क्या है? मेजर प्रोडक्ट होगा। सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट यही मिलने वाला है आपको, क्योंकि यहाँ पर टर्सरी फ्री रेडिकल का निर्माण होने वाला है। आया समझ में आपको? तो फ्री रेडिकल जब रिएक्शन होती है और जब एक से अधिक उत्पाद हो तो वहाँ पर हम फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के हिसाब से मेजर प्रोडक्ट को डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? चलो इस एग्जाम्पल को भी उतार लो। अब बात करते हैं फ्री रेडिकल जो आपकी रिएक्शन है इसकी रिएक्टिविटी की। अगर हेलोजन के साथ इसकी रिएक्शन है जैसे कि F2, फिर आपका Cl2, फिर Br2 और फिर I2। हम बात कर रहे हैं रिएक्टिविटी की। तो रिएक्टिविटी में एक चीज़ ध्यान रखें आप कि आपका एल्केन जो है वो हेलोजन से जुड़कर क्या बना रहा है? एल्किल हैलाइड, जो कि ऑक्सीडाइज हो रहा है ना। यहाँ पर शून्य में था, यहाँ पर इस पर +1 चार्ज आएगा, इसका मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और ऑक्सीडेशन के मामले में इसमें से सबसे आसानी से फ्री रेडिकल कौन मिलेगा और ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उससे कम क्लोरीन, उससे बाद ब्रोमीन और फिर उसके बाद आयोडीन। आयोडीन दरअसल क्या होता है? एक रिडक्टेंट हो जाता है, यानी कि आयोडीन के साथ जब आप रिएक्शन देते हैं इस तरह से CH3H और I2, तो ये रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि आयोडीन आपका एक अच्छा क्या होता है? रिडक्टेंट हो जाता है बड़े आकार के कारण।
और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये रिवर्सिबल हो जाती है, इसका मतलब इसकी क्रियाशीलता काफ़ी स्लो होगी। तो अगर रिएक्टिविटी की बात की जाए कि आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं एल्केन के साथ, हेलोजिनेशन, तो हेलोजिनेशन की रेट ऑफ रिएक्शन किसके साथ होगी? तो रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, और सबसे धीमी किसके साथ होगी? आयोडीन की। अब एक चीज़ और समझें आप, यहाँ पर फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टेंट होगा, तो जो सबसे पहले टूटेगा, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या है? बॉन्ड लेंथ सबसे कम इसकी है, बॉन्ड लेंथ, और सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ बड़े आकार के कारण के इसकी है, तो आसानी से ये डिसोसिएट होगा। तो फ्री रेडिकल आसानी से मिलेगा आयोडीन का, और इसके लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। जैसा कि हमने क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ, वो रिएक्शन सिंपल है। पहली स्टेप जो होती है आपकी इनिशियल स्टेप, वो जो होती है वो क्या होती है? एंडोथर्मिक होती है। सेकंड स्टेप क्या होती है? एक्सोथर्मिक होती है, क्योंकि वहाँ पर रिएक्टिव इकाई काम कर रही है, तो वहाँ पर ऊर्जा की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन आयोडीन के केस में क्या होता है? इसकी क्रियाशीलता धीमी होने के कारण या रिडक्टेंट नेचर होने के कारण इनिशियल स्टेप भी इसकी एंडोथर्मिक है और प्रोपेगेशन स्टेप भी क्या है? एंडोथर्मिक होती है। यानी कि ये काफ़ी स्लो रिएक्शन दे रहा है और ये काफ़ी फास्ट दे रहा है, और ये इतनी फास्ट देता है कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज होता है, और ऑक्सीडाइज होने के कारण इसकी प्रोपेगेशन में इतनी ज़्यादा हीट निकलती है कि ये क्या करता है? उसको दहन कर लेता है, यानी कि आपके कंपोनेंट को जला देगा, विस्फोट करेगा। इसलिए इसका निर्माण करना, यानी कि आप CH4 से CH3F, RX में RF का निर्माण करना टिपिकल है, और RI का निर्माण करना भी क्या है? टिपिकल है, क्योंकि ये रिडक्टेंट नेचर रखता है और स्लो स्पीड से रिएक्शन करता है, और यहाँ पर इसकी काफ़ी फास्ट होती है और ऑक्सीडाइज रिजेंट होने के कारण काफ़ी ज़्यादा हीट निकलती है, जिसके कारण कि आप इससे CH3F या RF नहीं बना सकते, या RI भी निर्माण नहीं किया जा सकता आसानी से। RCl और RBr का निर्माण आसानी से किया जा सकता है एल्कोहल के हेलोजनीकरण द्वारा। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी अगर आपसे पूछी जाए, तो रिएक्टिविटी में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपका जो इसकी रिएक्शन करने की कैपेसिटी है उसमें ज़्यादा कौन? फ्लोरीन होगा। तो हेलोजन की फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की रेट फ्लोरीन के साथ सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। वो चीज़ अलग है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कराना विस्फोट होने के कारण या ज़्यादा हीट निकलने के कारण संभव नहीं होता है, और आयोडीन की धीमी क्रियाशीलता होने के कारण संभव नहीं होता है। तो इनके निर्माण को या इनका सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट आपको प्राप्त करना है RX में, RF और RI, तो इसके लिए आप आगे पढ़ेंगे। जब आप RX टॉपिक को लेंगे तो वहाँ पर एक न्यूक्लियोफिलिक आएगी, इसको हेलोजन एक्सचेंज कहा जाता है। तो इसके लिए आप RBr या RCl लिया जाता है, और इसकी रिएक्शन AgF, ठीक है ना, या HgF2 इनके साथ करवाई जाती है, डी वर्ग के जो आपके कम क्रियाशील होते हैं वो। और ऐसी स्थिति के अंदर आपका रिजल्ट क्या होता है? Ag यहाँ पर AgBr को रिप्लेस करेगा क्लोरीन को, और RF बना देता है, और AgBr या Cl निकल जाता है। इसको कहते हैं हेलोजन एक्सचेंज, और ये आपकी एक स्वार्ट अभिक्रिया है, तो नेम रिएक्शन है। इसी तरह से RI बनाने के लिए भी RBr या RCl लिया जाता है, क्लियर, और इसके लिए NaI लिया जाएगा, और ये रिडक्टेंट होने की, रिड्यूसिंग नेचर होने के कारण ऑक्सीडेंट कोई भी काम में लिया जा सकता है इस जगह पर। तो यहाँ पर आप HiO3 ऑक्सीडेंट काम में लिया जाएगा, और रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? RI, ये फिंकेस्टाइन अभिक्रिया है। तो इन दोनों के निर्माण के लिए आपको क्या करना है, यानी कि इनको रिप्लेस करने के लिए आप आसानी से F को और आयोडीन को नहीं बना सकते, इसलिए आपको क्या करना पड़ता है? अदर प्रोसेस काम में लिया जाता है, जबकि ये आपकी क्या है? एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, क्लियर है। तो यहाँ पर एक्टिविटी हो जाएगी आपकी इस तरह से। तो ये आपकी फ्री रेडिकल, क्या क्या बताया मैंने आपको, किसे कहते हैं, मैकेनिज्म क्या होती है इसकी, चेन रिएक्शन है, स्टेप 1 2 3। इसके अलावा जब आप एक्सिस में लेते हैं या लिमिट में लेते हैं हेलोजन को, तो क्या रिजल्ट आएगा और उसकी मैकेनिज्म क्या होगी। और फिर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी रिएक्टिविटी के बारे में, और एक आपका सबस्ट्रेट एल्केन जो लिया आपने, उसके अंदर प्रेजेंट कार्बन की क्या पोजीशन है, कार्बन से कितने रिजल्ट, मोर देन रिजल्ट बनते हैं, तो वहाँ पर आपको क्या मिलेंगे? कई सारे उत्पाद मिलेंगे, उसमें मेजर प्रोडक्ट कैसे डिटरमाइन किया जाए। समझ में आ गया ये, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। CH3CH3Br2, ओके। अब इसके रिजल्ट आपको दिए गए क्या क्या मिलेंगे। पहला रिजल्ट है CH3CH2Br,
सेकंड रिजल्ट है CS2 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 CH3। थर्ड रिजल्ट है CH4 प्लस CH2 CH2। और चौथा है ऑल अबाउ। जब ये रिएक्शन होगी और मैग्नीशियम आपने पढ़ा है तो यहाँ पर आपको फ्री रेडिकल मिलेगा इस तरीके से CH3 CH2। ओके, समाज विघटन कार्बन कार्बन के बीच में हो सकता है तो फ्री रेडिकल की संभावना ये भी है। ठीक है ना। अब इनके द्वारा अगर आप रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर ये फ्री रेडिकल अगर Br फ्री रेडिकल के साथ जुड़ता है तो रिजल्ट आपका ये संभव है। ये फ्री रेडिकल अगर इसी फ्री रेडिकल के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ऐसा एक और आ गया, जैसे इस तरीके से CH3 CH2 फ्री रेडिकल और CH2 CH3 फ्री रेडिकल, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने क्या कर लिया, बॉन्डिंग कर ली, तो ये रिजल्ट भी आपका संभव है। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ यहाँ से देखें, अगर ये आपका एक इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल है यहाँ पर और ये आपका CH3 CH2 और ये फ्री रेडिकल और ये आपका नेक्स्ट फ्री रेडिकल है, अगर इसकी क्रिया से एक फ्री रेडिकल आपको ये मिलता है कि ये CH2 का विस्मास विखंडन होता है और फ्री रेडिकल हो जाता है और ये H इसके साथ जुड़ जाता है, इसको असमानुपातन रिएक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका दोनों रिएक्शन करके क्या बना सकते हैं, पॉसिबल है। ठीक है ना, ये चेन टर्मिनेशन में किया जा सकता है ऐसा। और आपका ऑल अबाउ, तो इसका मतलब क्या हो गया, सारे रिजल्ट आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। तो आज के लेक्चर में आपने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को पूरी तरह से समझ लिया होगा। नेक्स्ट लेक्चर अपना होगा किसके बारे में, सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में, जो कि बेंजीन रिंग की मेन अब रिएक्शन होती है। ठीक है, जहाँ पर रेजोनेंस भी होगा, सब्स्टिट्यूशन भी होगा, सारी चीज़ों को सीखने वाले हैं। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में आप तैयार रहें सब्स्टिट्यूशन का एंड पार्ट SE रिएक्शन के बारे में। थैंक यू।